नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद पर स्ट्राइक कर दी। यूक्रेन युद्ध के बीच सदस्य बनते ही फिनलैंड को नेटो ने मैदान में उतार दिया। ईरान में फिर एक स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं पर जहरीली गैस से हमला हो गया और उमेश पाल केस में अतीक अहमद पर आईफोन से हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुस गई और वहां रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे लोगों पर टूट पड़ी। पुलिस की पिटाई से कम 14 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है, लेकिन इजरायल इस हिंसा के लिए फिलिस्तीन को ही कसूरवार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने की। इजरायल का आरोप है कि नकाबपोश फिलिस्तीनी पटाखे, पत्थर और लाठियां लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, इसलिए उसे एक्शन लेने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। इजरायल ने 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने लोगों पर इजरायल के एक्शन से फिलिस्तीन आग बबूला है। उसने इजरायल को धमकी दी है कि अगर उसने लक्ष्मण रेखा लांघी तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के बीते कुछ वक्त से जो हिंसा हो रही है वो भयानक शक्ल लेती जा रही है। एक बार फिर इजरायल वर्सेस फिलिस्तीन हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले 2021 में भी इसी अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। दोनों 10 दिन तक लड़े थे, लेकिन इस बार आर या पार का युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसती दिखी, मगर उसके कदम पड़ते ही मस्जिद में पटाखों पर पटाखे पट पड़े। इजरायल की पुलिस का कहना है कि उसके मस्जिद में एंट्री लेते ही उस पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि फिलिस्तीन के लोगों ने उस पर पटाखे भी छोड़ दिए। अपनी बात साबित करने के लिए इजरायल की पुलिस ने मस्जिद से बरामद किए गए पटाखे भी दिखाए और सामने आए एक दूसरे वीडियो में अल अक्सा मस्जिद के अंदर मुंह ढके कुछ लोग पटाखे जलाते हुए भी नजर आए। लेकिन यरूशलेम के पुराने शहर में हिंसा कोई नई बात नहीं। वहां आए दिन इजरायल के यहूदी और फिलिस्तीन के मुसलमान भिड़ते रहते हैं, क्योंकि यरूशलेम का पुराना शहर आज से नहीं बल्कि अरसे से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है। 1967 से यरूशलेम के पुराने शहर पर इजरायल का कब्जा है और यरूशलेम के उसी पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद है, जिसे मुसलमान मक्का और मदीना के बाद अपना तीसरा सबसे अहम धार्मिक स्थल मानते हैं। दिक्कत यह है कि जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजरायल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है और रमजान का महीना तो चल ही रहा है। अब यहूदियों का त्योहार पासओवर भी शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है, यहूदी अपने त्योहार पर टेम्पल माउंट जाते ही। लेकिन इजरायल का आरोप है कि यहूदियों को वहां आने से रोकने के लिए फिलिस्तीन के लोग पटाखे, लाठियां और पत्थर लेकर मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने मस्जिद को अंदर से बंद कर दिया। इसलिए इजरायल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी और उसने वहां लोगों पर काबू पाने के लिए स्टन ग्रेनेड दाग दिए। वो लोगों को डंडों और राइफल से पीटती हुई भी नजर आई। इजरायल की पुलिस ने इतनी मारपीट की कि महिलाओं की चीखों के शोर से पूरी मस्जिद गूंज उठी। या अल्लाह, या अल्लाह। बताया गया कि मारपीट में कम से कम 14 फिलिस्तीनी घायल हो गए। वहीं इजरायल ने कम से कम 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास गुस्से से फट पड़ा, लेकिन उसके रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर बड़ा हमला कर दिया। इजरायल के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से उस पर कई रॉकेट दागे गए, जिससे बौखलाई इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमों की बारिश कर दी। इजरायल की इस कार्रवाई से वो इलाके थर्रा उठे। इसके साथ ही इजरायल की सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का एक ठिकाना तबाह हो गया। इन हमलों के कई घंटों बाद तक गाजा पट्टी में जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया कि वहां मौजूद कुछ शरणार्थी शिविरों को भी इन हमलों से नुकसान पहुंचा। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष को झटका लगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस तरह से इस मामले को सुन सकती है और ना ही निर्देश दे सकती है। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने साफ कर दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी का नियम आम लोगों से अलग नहीं हो सकता। साथ ही ईडी या दूसरी जांच एजेंसी को किसी मामले की जांच और गिरफ्तारी से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उधर ईरान में छात्राओं पर हो रहे जहरीली गैस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वहां के स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी छात्राओं को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। मसला केवल इन 20 छात्राओं का नहीं है, बल्कि पूरे ईरान की छात्राओं का है, क्योंकि लड़कियों के स्कूलों में जहरीली गैस के हमले नवंबर महीने से हो रहे हैं। मार्च में तो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमलों के दोषी को सजाए मौत देने की बात कह दी थी। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और हमलों की घटनाएं बंद हो गई।
लेकिन जैसे ही स्कूल खुले, छात्राओं की जान पर फिर मुसीबत आ गई। स्कूलों के खुलते ही जहरीली गैस के हमले में 20 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और छात्राओं के दिलों में फिर डर पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान की जांच एजेंसियों के पास इन हमलों से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चल पाया कि इन हमलों के पीछे कौन है। इसलिए एक बार फिर माना जाने लगा है कि ये हमले ईरान में लड़कियों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। दावा यह है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकना ही इन हमलों का मकसद है। अब तक ईरान की 5000 छात्राओं पर इस तरह के केमिकल अटैक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए आंदोलन ने कुछ महीने पहले सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली छात्राओं की थी, जिन्होंने कैमरे के सामने खुलेआम हिजाब जलाए थे। माना जा रहा है कि ईरान में छात्राओं से अब उसी आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने काला सागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी। इन 15 जंगी जहाजों में 6 तो खतरनाक मिसाइलों से भी लैस हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ सकती है। क्योंकि जंग में अब तक रूस ने कभी भी एक साथ मिसाइलों से लैस इतने जंगी जहाज काला सागर में नहीं भेजे थे, और इसीलिए यूक्रेन में इस बात का खौफ बढ़ गया कि जल्द ही उसके कई शहरों पर बड़ा हमला होगा। कहा जा रहा है कि ये हमला ठीक वैसा ही होगा जैसा जंग की शुरुआत में हुआ था, जब काला सागर से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा दिया था। और इस बार भी रूस इन्हीं मिसाइलों से ही यूक्रेन को दहलाना चाहता है। खबर के मुताबिक रूस ने कुल 15 जंगी जहाजों में 6 पर 40 कलिब्र मिसाइलों को तैनात किया है, जो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि अगर इनसे हमला हुआ तो फिर यूक्रेन को अपने शहर बचा पाना मुश्किल होगा। इधर गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सभी राज्यों को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए। कुछ दिन पहले रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में भड़की हिंसा को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया कि सभी राज्य हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए कि वो कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें, ताकि कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पॉर्न स्टार केस में उनके ऊपर 34 आरोप तय किए गए। इसी केस में सरेंडर करने के कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां की मैनहट्टन कोर्ट में पहुंचते ही पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर ट्रंप के समर्थक और विरोधी दोनों बड़ी संख्या में मौजूद रहे और वहां उनके बीच टकराव भी देखने को मिला, जबकि कोर्ट में मौजूद ट्रंप के ऊपर 34 आरोप तय किए गए। ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने से जुड़े। आरोप है कि उस वक्त ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए दिए थे, ताकि वो 2006 में ट्रंप के साथ बनाए गए यौन संबंधों पर कुछ न बोलें। इसके साथ ही ट्रंप पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने 2016 में चुनावों में फायदे के लिए कई गलत जानकारियां दी। हालांकि कोर्ट में ट्रंप ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया और खुद को निर्दोष बताया, और ट्रंप का पक्ष सुनने के बाद मैनहट्टन कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट से निकले और फिर उनका काफिला एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया, जहां उनका निजी विमान खड़ा था, और उसी विमान से ट्रंप न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। फ्लोरिडा में अपने घर पहुंचने के बाद ट्रंप ने वहां मौजूद समर्थकों को संबोधित किया। वहां ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। Interfere with our elections by using law enforcement. We can't let that happen. ट्रंप ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। वहीं ट्रंप के केस पर व्हाइट हाउस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप का केस बाइडेन के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बीच पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने ही पाकिस्तान की फौज का ऐसा मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में मौजूद तालिबान के संगठन टीटीपी ने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, और पाकिस्तान की फौज टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के सामने पूरी तरह लाचार दिख रही है। जुजलाट में पाकिस्तान की फौज ने टीटीपी को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इशारे पर चलने वाला संगठन बता दिया। टीटीपी ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की फौज की पूरी दुनिया के सामने फजीहत हो गई। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना की दुखती रग छेड़ दी और कश्मीर याद दिला दिया। उसने साफ कहा कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरह नाकाबिल है, जो कश्मीर का 1 इंच हासिल नहीं कर पाई। और इस बयान ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पाकिस्तान की फौज के कई अफसर पिछले कुछ महीनों में तालिबान के हमलों में मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की सरकार से दखल देने की मांग भी कर चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। खबर है कि तालिबान ने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कोई आतंकी नहीं कर रहा। मतलब ये कि पाकिस्तान की फौज पर हो रहे हमलों को तालिबान ने पाकिस्तान का आंतरिक मसला कहकर पल्ला झाड़ लिया। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार और सेना पूरी तरह लाचार है। पाकिस्तान की टेंशन ये भी है कि तालिबान के हाथ अमेरिकी फौज के बेहद खतरनाक हथियार लग चुके हैं, जिनके दम पर पाकिस्तान में बैठे तालिबान हर रोज अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।
इधर ब्रिटेन की सरकार ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर भारी जुर्माना लगाते हुए उसे बड़ा झटका दिया। टिकटॉक पर यह कार्रवाई बच्चों के डेटा के गलत इस्तेमाल करने के मामले में की गई, जिसके तहत ब्रिटेन ने चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 13 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा ब्रिटेन ने जुर्माना लगाते हुए टिकटॉक को बच्चों के लिए असुरक्षित ऐप भी बताया और उसे अपने नियमों को सुधारने की नसीहत दी। उधर ब्रिटिश सेना के एक पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी कि रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती पश्चिम एशिया के लिए खतरनाक साबित होगी। यह आशंका जताई गई कि रूस की मदद के बदले ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक मिल सकती है, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस का ऐसे वक्त में साथ दिया जब उसे हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के कुछ महीने बीतने के बाद ही रूस मिसाइलों की कमी से जूझने लगा था और यूक्रेन के शहरों पर उसके हवाई हमलों में कमी आने लगी थी। लेकिन तभी ईरान उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन रूस भेज दिए, जिसके बाद रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का जंग में ऐसा इस्तेमाल किया कि यूक्रेन के कई शहर करहा उठे। माना जाता है कि ईरान के ड्रोन की वजह से ही कई बार जंग में रूस का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया और दावा है कि अब रूस परमाणु तकनीक देकर ईरान के इसी एहसान को चुकाने की तैयारी कर रहा है, ताकि दोनों के बीच की दोस्ती और मजबूत हो सके। लेकिन ईरान के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इसी नजदीकी ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट में ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान की वजह से पश्चिम एशिया बड़े युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा, जबकि ईरान परमाणु ताकत बनने पर अड़ा हुआ है। हालांकि उसने कभी खुलकर इस बात को नहीं माना, लेकिन कई बार इस तरह की खबरें आई कि वो जल्द ही परमाणु बम बना लेगा और इन्हीं खबरों ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी बुरी तरह भड़का दिया और दोनों ने धमकी दी कि ईरान को रोकने के लिए हमला भी करना पड़ा तो वो चूकेंगे नहीं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि एक बार अगर ईरान पर हमला हो गया तो पश्चिम एशिया के कई देश जंग की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि ईरान के पड़ोस में इराक है और उसके पीछे सीरिया, जहां अमेरिकी सेना की पहले से पैठ है और वहां से ईरान पर आसानी से हमला किया जा सकता है। यानी जंग छिड़ी तो पश्चिम एशिया की ये दोनों देश न चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन जाएंगे, जबकि ईरान का एक और दुश्मन सऊदी अरब भी परमाणु बम के मुद्दे पर उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। हालांकि चीन ने हाल ही में दोनों के बीच सुलह करवाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पुराना दुश्मन परमाणु हथियार बना ले, खासतौर पर तब जब सऊदी अरब के पास ऐसे हथियार नहीं है। और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वो सऊदी अरब के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा और सऊदी अरब भी उसे ऐसा करने से रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के पाले में जा सकता है। हालांकि सऊदी अरब और इजराइल में भी हमेशा तनातनी रही है, लेकिन हाल के दिनों में इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रुख में नरमी देखने को मिली, जिसकी वजह से अगर वो ईरान के खिलाफ खुलकर उतर गया तो पश्चिम एशिया जंग की आग में जल उठेगा। इधर तेलंगाना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पेपर लीक मामले में फंसाया जा रहा है, जिसके विरोध में तेलंगाना के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जब पुलिस बंदी संजय कुमार को मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कई लोग तो पुलिस की गाड़ी के सामने ही लेट गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर बीजेपी के उन गुस्साए कार्यकर्ताओं को रास्ते से हटा दिया, जिसके बाद बंदी संजय कुमार को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने यूं अचानक प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई को गैर कानूनी बता दिया। पार्लियामेंट मेंबर को इतना रात को अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंदी संजय कुमार ने एसएससी पेपर लीक मामले में केसीआर सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। उधर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक कर दी। पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार सीरिया और ईरान को दहला रहा है, क्योंकि इजराइल के निशाने पर सीरिया में बने ईरान के ठिकाने हैं, जिन पर इजराइल ने चुन चुन कर हमला किया और एक बार फिर उसने रात के अंधेरे में सीरिया को दहला दिया। इस बार उसके निशाने पर वहां की राजधानी दमिश्क थी, जहां रात में हवाई अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आई, जो बहुत साफ तो नहीं थी, लेकिन इन तस्वीरों में इजराइल के इरादे साफ साफ नजर आए, क्योंकि रात के अंधेरे में आग का गोला आसमान से जमीन की ओर जाता दिखा, जिसके बाद जोरदार धमाका सुनाई दिया। इजराइल ने मार्च के महीने में सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें सीरिया के कई सैनिकों और ईरान के सलाहकारों की मौत का दावा किया गया। यह दावा सीरिया और ईरान ने किया। ईरान ने तो जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली, क्योंकि इजराइल ने सीरिया के होम्स प्रांत में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हवाई हमला किया। सीरिया के सैनिकों की मौत की खबर आई, जबकि ईरान ने अपने 2 सलाहकारों की मौत का दावा किया।
लेकिन ईरान और सीरिया के इन दावों से बेपरवाह नेतन्याहू आसमान से शोले बरसाते रहे। यही नहीं, उनकी सेना ने सीरिया के एक लड़ाकू विमान को सिर्फ इसलिए मार गिराया क्योंकि उसे गड़बड़ी का शक हुआ। खुद इजराइल की सेना ने यह बात कही, यानी इजराइल ने जाहिर कर दिया कि वो रहम करने के मूड में नहीं है और वो सीरिया में बैठे ईरान की नाक में दम करता रहेगा। इस बीच भारत ने UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के अधिकार को 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत के अलावा 16 ऐसे देश रहे जिन्होंने इस मतदान से किनारा किया, जबकि 28 देशों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के अधिकार को 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला। वहीं 2 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिनमें चीन भी शामिल है। उधर रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पोलैंड की यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर नजर है। SVR रूस की खुफिया एजेंसी FSB की तरह है, लेकिन वो रूस के बाहर दूसरे देशों में जासूसी के साथ खुफिया जानकारी जुटाती है, जिसका दावा है कि पोलैंड की निगाहें पश्चिमी यूक्रेन के उन हिस्सों पर हैं जो उसकी सीमा के पास हैं। पश्चिमी यूक्रेन में लवीव समेत कई शहर आते हैं, जिनमें लवीव तो पोलैंड सीमा के बेहद करीब है, जिसके लिए पोलैंड, अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने मिलकर प्लान बनाया है। मतलब ये कि यूक्रेन की मदद के नाम पर पोलैंड जमीन पर कब्जे की साजिश में जुटा है। हालांकि ये दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का है। पोलैंड ने रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन की खुलकर मदद की है और रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने इसे ही आधार बनाकर ये दावा किया। उसका तर्क है कि पोलैंड और अमेरिका जानबूझकर यूक्रेन को हथियार देकर उकसा रहे हैं और रूस के साथ समझौता नहीं करने दे रहे। हालांकि पोलैंड ने उनके दावे को पहले की तरह खारिज किया और इसे पुतिन की ओर से फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा बताया। इधर केरल के कोषिकोड में ट्रेन में आग लगाने के आरोपी का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। आगजनी के आरोपी शाहरुख को महाराष्ट्र ATS ने रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया था, जिसका संबंध दिल्ली के शाहीन बाग से होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ ही केरल ATS की एक टीम शाहीन बाग पहुंची और आरोपी शाहरुख के घर वालों से पूछताछ की। शाहरुख के घर वालों ने बताया कि वो 31 मार्च को नोएडा जाने की बात कहकर निकला था और जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने 2 अप्रैल को उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वो केरल कैसे पहुंचा और उसने इस वारदात को किसके कहने पर अंजाम दिया, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी जाए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शाहीन बाग इलाके में घंटों पूछताछ की। पुलिस को शक है कि आरोपी शाहरुख के अलावा कई और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से उसके घर वालों और दोस्तों से बातचीत कर पुलिस की टीमें उसके बारे में जानकारी जुटा रही हैं। आशंका है कि शाहरुख किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है और उसी संगठन के इशारों पर उसने केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में आगजनी कर दी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद वो भागकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके में पहुंचा और वहां एक अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ, जहां डॉक्टरों को उसके सिर पर मौजूद चोट के निशान देखकर शक हुआ, जिसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंच पाती, शाहरुख इलाज बीच में ही छोड़कर फरार हो गया। हालांकि उसे रत्नागिरी के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उससे पूछताछ कर इस साजिश से जुड़े बाकी लोगों का पता लगाने की कोशिश जारी है। उधर चीन की किसी भी चेतावनी का ताइवान पर कोई असर नहीं हुआ। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने लॉस एंजलिस में अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात कर चीन को चिढ़ाने का काम किया, जिसके बाद चीन का पारा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी आग से न खेलने की धमकी देने लगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात का कड़ा विरोध जताते हुए इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया, जिस वन चाइना पॉलिसी को दशकों पहले अमेरिका खुद मान्यता दे चुका है। और इसीलिए चीन ताइवान के साथ अमेरिका की नजदीकी और दोनों देशों के नेताओं के बीच किसी भी बातचीत को अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती बताता है। लेकिन ताइवान को भी अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों का समर्थन हासिल है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर उसे चुनौती दे रहे चीन की कमजोरी ताइवान ही है। और इसीलिए चीन की तमाम गीदड़ भपकियों को नजरअंदाज करते हुए अमेरिकी संसद के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात कर चीन को कड़ा संदेश दिया। इससे पहले अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद की स्पीकर और डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी ने यही हौसला दिखाया था, जब चीन की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने ताइवान पहुंचकर साई इंग वेन से मुलाकात की थी और फिर तमाम खतरों के बीच उनके विमान ने ताइवान से सुरक्षित उड़ान भरी थी, जिसके बाद चीन कई दिनों तक ताइवान के करीब बस युद्ध का माहौल बनाता रह गया। वहीं यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने ताइवान को स्मार्ट बम देने का प्लान टाल दिया, क्योंकि वो अभी इन बमों को बड़े पैमाने पर यूक्रेन भेज रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के पास इन ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की कमी हो गई है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसीलिए अमेरिका अब अगले 3 साल तक ताइवान को ये बम नहीं देगा, जबकि चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान अमेरिका से लगातार बड़े हथियारों की मांग करता रहा है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बम बेहद खतरनाक होते हैं। इन्हें जमीन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से दागा जाता है और GPS से कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इनकी मदद से बेहद सटीक हमले किए जा सकते हैं।
अमेरिका के ये स्मार्ट बम 150 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन ने जंग में इनका इस्तेमाल कर रूस की फौज को बड़ी बड़ी चोटें दी हैं। इसीलिए ताइवान इन्हें जल्द से जल्द पा लेना चाहता है। इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत हिंदू युवा वाहिनी ने पुलिस से की, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज किया गया। एक दिन पहले उनके स्कूल में अखिलेश यादव कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। वहीं एक जनसभा भी हुई थी जहां स्वामी प्रसाद मौर्य पर भगवान राम के खिलाफ विवादास्पद नारे लगवाने का आरोप लगा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने वाला हथियार बनाने की तैयारी में है। अमेरिका को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसे रूस और चीन के अलावा उत्तर कोरिया से भी बड़ा खतरा है, और इन तीनों देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं। यही नहीं, हाल ही में पुतिन की सेना ने यूक्रेन में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला भी किया था, जिसके बाद से ही अमेरिका को ये चिंता सता रही है कि अगर रूस, चीन या उत्तर कोरिया ने उस पर इस तरह की मिसाइल से हमला कर दिया तो वो उससे कैसे निपटेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराना संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि आने वाले दिनों में कभी भी उस पर यह खतरा मंडराए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका अब ऐसा हथियार बनाने में जुटा है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले से निपट सके, क्योंकि इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें तबाह करना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक साथ 10 मिलिट्री सैटेलाइटों को लॉन्च किया, जिनकी मदद से वो ऐसा रेडार सिस्टम बनाना चाहता है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरे से अमेरिका को पहले ही आगाह कर दे। मतलब अमेरिका अंतरिक्ष में अपनी मिलिट्री सैटेलाइटों के जरिए इतना ताकतवर रेडार सिस्टम बनाएगा कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर उस पर ये मिसाइल छोड़ी गई तो उसे पहले ही जानकारी मिल जाएगी और तब वो उसे तबाह करने के लिए अपने हथियार चला देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पास अभी जितने भी रेडार सिस्टम हैं वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को तो ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब बात हाइपरसोनिक मिसाइलों की आती है तो वो भी चकमा खा जाते हैं। इधर यूक्रेन जंग के बीच नेटो के सदस्य फ्रांस ने नया राफाल लड़ाकू विमान लॉन्च कर पुतिन की परेशानी बढ़ा दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो इस घातक फाइटर जेट से रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों को टक्कर देगा, क्योंकि रूस अपने दुश्मनों को सबसे ज्यादा सुखोई फाइटर जेट से ही डराता है। वो यूक्रेन की जंग में भी अपने इस घातक लड़ाकू विमान से भयंकर तबाही मचा रहा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो ने अब पुतिन की इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि फ्रांस के नए रफाल F4.1 लड़ाकू विमान को सुखोई का मुकाबला करने के लिए उतारा जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के नए सदस्य फिनलैंड में फ्रांस के नए रफाल फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। यानी पुतिन को डराने के लिए रूस के इस पड़ोसी देश में ही नया रफाल गरजेगा, जिसके बारे में दावा है कि वो पुराने रफाल लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा खतरनाक है। फ्रांस ने इसमें कई ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से ये लड़ाकू विमान दुश्मन के चक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अपग्रेडेड रेडार सिस्टम लगाया गया है। दावा है कि रफाल F4.1 लड़ाकू विमान अपने ताकतवर रेडार सिस्टम की मदद से किसी भी हाल में टारगेट को तबाह कर सकता है। इसकी एक और खूबी यह है कि इसे जमीन और युद्धपोत दोनों जगहों पर तैनात किया जा सकता है, यानी वायुसेना के साथ साथ नौसेना के अभियान में भी ये फाइटर जेट काम आएगा। यही नहीं, इसे दमदार बनाने के लिए इसकी रफ्तार और रेंज दोनों बढ़ाई गई हैं। इस बीच मध्य अमेरिका का देश कोस्टारिका भूकंप के झटकों से कांप गया। वहां आए भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई, जिससे लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटके कोस्टारिका की राजधानी सैन होजे में महसूस किए गए। भूकंप वहां जमीन के नीचे करीब 31 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि इस भूकंप से वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर कंगाल पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां लोन लेने वाले लोगों की EMI में भारी बढ़ोतरी होनी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में एक मुश्त भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी। और ये बढ़ोतरी ऐसी है जिससे पहले से ही बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोगों की कमर टूट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्याज दरें एक साथ 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी, जिसके बाद ब्याज दर 20% से 21% पर पहुंच गई। हालांकि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक ब्याज दर तभी बढ़ाता है जब वहां महंगाई बहुत ज्यादा होती है। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान में महंगाई दर 35% के पार पहुंच गई थी, जिसके बाद बैंक ये कदम उठाने पर मजबूर हुआ। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के लिए ये खबर बुरी है, क्योंकि इससे उनकी EMI बढ़ जाएगी, जबकि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी पहले ही दाने दाने को मोहताज है। इधर भारत रूस के साथ मिलकर अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक से लैस करने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है, जिसका मकसद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत कई गुना बढ़ाना है। ब्रह्मोस 2 नाम की इस मिसाइल को बनाने में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइल ज़िरकॉन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िरकॉन मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। इसकी एक और खासियत यह है कि ये पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन तीनों जगहों से दागी जा सकती है, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है।
ऐसे में अगर इसकी रफ्तार और रेंज दोनों ज़रकॉन मिसाइल जितनी हो जाएंगी तब इसका मुकाबला कोई भी हथियार नहीं कर पाएगा। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO के मुताबिक 2027 में ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण किया जाएगा। उधर स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी ने कुरान जलाए जाने के विरोध में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि ये सभी आतंकी संगठन IS से जुड़े थे और उसी के इशारे पर ये लोग स्वीडन में कुरान जलाए जाने का बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। ये बवाल तब हुआ जब जनवरी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मौजूद तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान को आग लगा दी गई थी, जिसके बाद कई आतंकी संगठनों ने स्वीडन पर हमले की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा तुर्की और कई मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिनका आरोप था कि स्वीडन की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जानबूझकर कुरान जलाने से नहीं रोका, जिसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। स्वीडन की खुफिया एजेंसी SOP ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए 5 लोग आतंकी संगठन IS यानी इस्लामिक स्टेट के संपर्क में थे और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। उधर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हिंसा में एक नया मामला जुड़ गया। इस बार हमला इजरायल के एक आर्मी बेस के पास हुआ, जहां एक फिलिस्तीनी ने 2 सैनिकों पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसके बाद से इजरायल के सुरक्षा बल के बीच हड़कंप मचा है, क्योंकि मिलिट्री बेस हाई सिक्योरिटी एरिया होता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में कोई फिलिस्तीनी इजरायल के ही सैनिकों पर हमला कर गया, इस बात ने इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मिलिट्री बेस के पास मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन छानबीन में यह भी सामने आया कि जो फिलिस्तीनी पकड़ा गया उसके पास इजरायल में घुसने के लिए परमिट भी नहीं था। अब इजरायल की जांच एजेंसियां इस बात पर सिर खुजा रही हैं कि फिर हमलावर इजरायल में घुसा कैसे। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को फिर सैन्य मदद देने का ऐलान कर दिया, ताकि वो अमेरिका से मिले पैसों से हथियार खरीदकर उनका इस्तेमाल जंग में रूस के खिलाफ कर सके और उसे जंग में हरा सके। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन को $260 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन को दी जाने वाली इस सैन्य मदद को अमेरिका ने 2 हिस्सों में बांटा, जिसमें सैन्य मदद का एक हिस्सा यानी करीब 4,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को अमेरिका का रक्षा मंत्रालय देगा, जबकि करीब 17,000 करोड़ रुपए उस फंड से दिए जाएंगे जो यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों ने मिलकर बनाया था, जिसकी मदद से यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और गोला बारूद समेत हर उस हथियार को खरीद सके जिसकी मदद से वो रूस के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सके। इधर झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने वहां के जंगल से 5 किलो विस्फोटक बरामद किया, जिससे नक्सली सुरक्षा बल को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी इस साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। उन्होंने वहां से बरामद IED को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। झारखंड के चाईबासा में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कई बड़े नेताओं के जंगल में छिपे होने की खबर है। ऐसे ही नेताओं को पकड़ने के लिए साल की शुरुआत में एंटी नक्सल अभियान शुरू किया गया था। सुरक्षा बल के इसी ऑपरेशन में जंगल से 5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। उधर अजरबैजान अपने दुश्मन आर्मेनिया से दोबारा जंग जब लड़ेगा तब लड़ेगा, लेकिन लग रहा है कि उससे पहले उसके आर्मेनिया के दोस्त ईरान से लड़ाई हो सकती है। अजरबैजान ईरान पर इतना आग बबूला है कि उसने ईरान के राजदूत को तलब किया और उन्हें ईरान के रवैये के लिए जमकर सुनाया। और तो और उसने साफ कह दिया कि अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान जिम्मेदार है। असल में अजरबैजान का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि इससे पहले ईरान ने उसे एक नोट भेजा था। उस नोट में ईरान ने उस पर सवाल उठाने वाले अजरबैजान के मीडिया के खिलाफ लिखा था। ऊपर से पिछले हफ्ते अजरबैजान के एक सांसद पर जानलेवा हमला भी हुआ था। उस हमले को करने के आरोप में अजरबैजान 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अजरबैजान के जिस सांसद पर हमला हुआ वो ईरान के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए अजरबैजान उस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में अगर वाकई हमले के पीछे ईरान है तो उसका भेद जल्द खुल सकता है। लेकिन ईरान के लिए दिक्कत इतनी नहीं है। अजरबैजान से उसके रिश्तों में इजराइल सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान की परेशानी यह है कि अजरबैजान के साथ इजराइल है और इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो बच्चा बच्चा जानता है। ईरान अजरबैजान का पड़ोसी है और इजराइल अजरबैजान को हथियार बेचता है। अजरबैजान इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को आधिकारिक रूप देने के लिए पिछले महीने इजराइल में पहली बार अपना दूतावास भी खोल चुका है। इजराइल में अपनी एम्बेसी खोलने वाला अजरबैजान पहला शिया मुस्लिम देश है, जबकि अजरबैजान जनवरी में ईरान में अपना दूतावास बंद कर चुका है। इसी बात पर ईरान नाराज है। इस बीच सऊदी अरब एक बार फिर अमेरिका को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। खबर है कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन ओपेक प्लस एक बार फिर कच्चे तेल का उत्पादन घटाने की तैयारी कर चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। अमेरिका लगातार सऊदी अरब से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मांग करता रहा है। यहाँ तक कि पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे। उस वक्त भी बाइडेन ने सऊदी अरब से मांग की थी कि कच्चे तेल का उत्पादन जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने बाइडेन की मांग को खारिज कर दिया था। कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में सऊदी अरब पहले नंबर पर है, इसीलिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में उसका तगड़ा दबदबा भी है।
और दबदबा भी ऐसा कि इस संगठन का फैसला सऊदी अरब के फैसले से ही तय हो जाता है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। रूस भी ये नहीं चाहता कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो, बल्कि कच्चे तेल के महंगा होने में रूस का बड़ा फायदा है, क्योंकि ऐसा होने से यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ खड़े देशों को आर्थिक झटका लगेगा। जिन देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा उनमें अमेरिका भी शामिल है। इसीलिए माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने अगर कच्चे तेल का उत्पादन गिराने का फैसला कर लिया तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़े तनाव का ये सबसे ताजा सबूत है। इससे पहले सऊदी अरब ने चीन की पहल पर अपने कट्टर दुश्मन ईरान से भी दोस्ती कर ली थी। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी दोस्ती रही है, लेकिन अब सऊदी अरब तेजी से इस रिश्ते को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश अमेरिका की जरूरत ही खत्म करने की है, और इसीलिए उन्होंने ईरान के साथ ही अपनी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया। सऊदी अरब को ईरान से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से अमेरिका को झटका लग गया। माना जा रहा है कि ओपेक देश कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला बहुत जल्द लेंगे। अगर ये फैसला हुआ तो सारे पश्चिमी देश और पूरा यूरोप आर्थिक संकट में घिर जाएगा, और इस संकट की वजह अमेरिका को ही माना जाएगा। इसलिए अमेरिका के लिए यह फैसला बेहद अहम है। उधर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को भारत सरकार ने एक बार फिर घेर लिया। रामनवमी पर भारत में कुछ जगहों पर हुई हिंसा की घटनाओं पर ओआईसी ने टिप्पणी की थी, जिस पर बड़ा विवाद शुरू हो गया। और भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को भारत विरोधी ताकतों से गुमराह संगठन बता दिया। ओआईसी ने इस बार भारत के आंतरिक मसलों को छेड़ने की गलती कर दी। इस बार ओआईसी ने रामनवमी पर हुई हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया। ओआईसी ने कहा कि रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में शामिल लोगों पर भारत की सुरक्षा और जांच एजेंसियों से कार्रवाई करने की अपील भी कर दी गई। लेकिन भारत सरकार ने इस पर जवाब तो दिया ही, ओआईसी को आईना दिखाने में भी कसर नहीं छोड़ी। ये पहला मामला नहीं है जब मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने भारत विरोधी बयान दिया हो, और इससे पहले कश्मीर के मामले में वो कई बार पाकिस्तान की तरफदारी कर चुका है। यहाँ तक कि पिछले साल ओआईसी ने भारत सरकार से धारा 370 फिर से लागू करवाने की मांग भी कर दी थी। उस वक्त भी भारत सरकार ने इस संगठन को जवाब देने में कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इस बार तो पहले से ज्यादा तल्ख तेवर दिखाते हुए करारा जवाब दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह तक कह दिया कि ओआईसी केवल एक मजहबी विचारधारा और भारत विरोधी एजेंडे वाला संगठन है। इधर बिहार विधानसभा में नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे को शांत कराने की कई बार कोशिश की, लेकिन जब उसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने मार्शलों को बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद जीवेश मिश्रा को उठाकर सदन से बाहर कर दिया गया। इससे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कई बार हंगामा कर रहे विधायकों से शांत रहने की अपील की। उनकी इस अपील के बावजूद सदन में शोर शराबा नहीं थमा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए। लेकिन बीजेपी के कई विधायक अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रही। इन दोनों जिलों में रामनवमी के बाद से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा। वहीं बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार पर हिंसा भड़काने वालों को बचाने का भी आरोप लगाया, और साथ ही ये भी कहा कि सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना तो परंपरा नहीं है। बीजेपी के इन हमलों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया। कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। उधर हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में विश्व हिंदू परिषद को पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने उन्हें कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया और हनुमान जयंती पर वहां शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। कुछ दिन पहले रामनवमी पर भी पुलिस की इजाजत के बिना वहां शोभा यात्रा निकाली गई थी। ऐसा दोबारा न हो, इसलिए पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने वहां फ्लैग मार्च भी निकाला। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के एक और खुफिया महल का पता चला है। दावा है कि पुतिन का यह खुफिया ठिकाना मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, और ये दावा जेल में बंद रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवेल्नी के समर्थकों की ओर से चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिसके मुताबिक करीब 41,000 वर्ग फीट में फैले पुतिन के उस आलीशान महल में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी वहां सख्त इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन के उस ठिकाने पर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। क्योंकि दावा है कि यूक्रेन जंग के बाद से ही पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर खासे परेशान रहते हैं। इसीलिए उन्होंने रूस के अलग अलग इलाकों में कई परमाणु बंकर और खुफिया ठिकाने बनवाए हैं। हालांकि दावा है कि पुतिन के जिस नए खुफिया किले का पता चला है उसे साल 2014 में ही बनवा दिया गया था। अब तक ये माना जा रहा था कि वो इमारत रूस की एक सरकारी ऊर्जा कंपनी की है।
लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक असल में वो 4 मंजिला इमारत पुतिन का एक खुफिया ठिकाना है। दावा है कि ये गुप्त महल रूस में सोची शहर के बाहरी इलाके में मौजूद है, जो काला सागर के किनारे पर बसा है, जिसमें 2 मंजिलें अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, जहां एक हेलीपैड बनाया गया है, साथ ही एक प्राइवेट स्की लिफ्ट भी लगाई गई है। इधर खबर है कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत अमेरिका के साथ मिसाइलों और टॉर्पीडो की एक बड़ी डील करने में जुटा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के तहत भारत अमेरिका से करीब 2700 करोड़ रुपयों के हथियार खरीदेगा और ये सभी हथियार भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे, जिसमें हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेलफायर मिसाइल को MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों में लगाया जाएगा। हेलफायर मिसाइल बेहद घातक होती है। इसकी मदद से टैंक और बंकर को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, जबकि मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो युद्धपोत की ताकत बढ़ाने का काम करता है। इसकी मदद से भारत समंदर में चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों से निपट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय की अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। इस बीच महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद पथराव हो गया, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस दौरान सड़क पर काफी दूर तक ईंट और पत्थर के टुकड़े बिखरे दिखे। सड़क पर फेंकी गई कांच की खाली बोतलें भी तस्वीरों में नजर आईं। इसके अलावा सड़क किनारे एक स्कूटर गिरा दिखा, जिसमें तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद हंगामा करने वाले भाग निकले, लेकिन दोनों गुटों के बीच झड़प क्यों हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में पुलिस ने इस मामले में 28 लोगों को हिरासत में ले लिया। लोग गोंधळ घालत होते, त्या गोंधळ घालणाऱ्याला लगेच पोलिसांनी धाव घेऊन ताब्यात घेतलेला आहे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं महाराष्ट्र के सातारा में कोरोना के मामलों में तेजी आने से प्रशासन एक्शन में आ गया। वहां सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया, क्योंकि वहां कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए एहतियातन जिलाधिकारी ने वहां सभी सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर दूरी बनाए रखने की भी अपील की। उधर इजरायल के मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बेंयामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नहयान के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों के बीच एक रोज पहले यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब इजरायल और यूएई के संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, यूएई की इजरायल से दूरी फिर बढ़ने लगी है। जबकि पिछले साल नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने से पहले यूएई ने इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत किए थे। लेकिन नेतन्याहू के आने के बाद दोनों के रिश्ते फिर से बिगड़ने लगे, क्योंकि यूएई फिलिस्तीन पर इजरायल के हमलों के खिलाफ खड़ा है, जबकि इजरायल लगातार फिलिस्तीन को अपना निशाना बना रहा है। खबर के मुताबिक इसी वजह से नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात तो हुई, लेकिन यूएई की तरफ से मुलाकात का कोई इशारा नहीं किया गया। जबकि नेतन्याहू इस साल की शुरुआत में ही यूएई के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन तब भी उनका दौरा रद्द हो गया था। इस बीच ईरान ने 7 साल बाद यूएई में राजदूत नियुक्त कर दिया। 2016 में ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर अटैक हुआ था, जिसके बाद ईरान के सऊदी अरब और यूएई से रिश्ते बिगड़ गए थे। लेकिन करीब 7 साल बाद ईरान और यूएई फिर करीब आए, क्योंकि ईरान ने वहां अपना राजदूत नियुक्त कर दिया। उसने ईरान के विदेश मंत्रालय में बड़े पद पर रह चुके रेजा अमेरी को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद ईरान और खाड़ी देशों की दोस्ती का एक नया दरवाजा खुल गया। जबकि यूएई 2022 में ही ईरान में अपना राजदूत नियुक्त कर चुका है, जिससे शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल यूएई और नजदीक आ गए। क्योंकि 2016 में तेहरान में हुए विवाद ने ईरान और खाड़ी देशों के बीच की खाई को गहरा कर दिया था, जिसे धीरे धीरे भरने की कोशिश शुरू हो चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन समंदर में सुनामी लाने की तैयारी में है। वो समंदर में खलबली मचाने वाले टॉर्पीडो के लिए नौसेना की एक नई टुकड़ी बनाने वाले हैं, जो 2024 के आखिर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन हाल ही में तैयार हुए पोसाइडन टॉर्पीडो के दम पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, और इसके लिए वो नौसेना की एक अलग टुकड़ी बनाने की योजना बना रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समंदर में परमाणु क्षमता से लैस टॉर्पीडो चलाने का काम करेगी। पोसाइडन को रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में एक माना जा रहा है, जिसकी जानकारी उसने हाल ही में दी। रूस के मुताबिक उसके परमाणु क्षमता से लैस टॉर्पीडो समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर में चित कर सकते हैं। यही वजह है कि पुतिन इसे अपनी सेना का सबसे घातक हथियार मान रहे हैं और इसके लिए नौसेना की एक खास टुकड़ी बनाने वाले हैं। इधर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। सुबह कारोबार शुरू होते वक्त ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी देखने को मिली और ये तेजी बाजार बंद होने तक बरकरार रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 529 अंकों के उछाल के साथ 59,689 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 159 अंकों की बढ़त के साथ 17,557 पर बंद हुआ। उधर फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही नेटो ने एक युद्ध अभ्यास की तैयारी कर ली, जिसमें फिनलैंड की सेना भी शामिल होगी। यह अभ्यास जून में होगा, जो 10 दिन तक चलेगा। ये जानकारी डिफेंस वन नाम की वेबसाइट ने दी।
और दावा किया कि नेटो का सदस्य बनते ही फिनलैंड एक बड़े युद्ध अभ्यास का हिस्सा बनने वाला है। डिफेंस वन नाम की वेबसाइट ने यह दावा अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अधिकारी के बयान के आधार पर किया और जानकारी दी कि जून में नेटो एयर डिफेंडर 2023 नाम का युद्ध अभ्यास करेगा, जिसमें नेटो में शामिल 31 देश 10 दिन तक दुनिया, खासतौर पर रूस को अपनी ताकत दिखाएंगे। ये ड्रिल जर्मनी में होगी, जिसमें F-15 और F-35 समेत अमेरिका के 100 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यानी नेटो का हिस्सा बनते ही फिनलैंड मैदान में उतर गया। उसने रूस को जताना शुरू कर दिया कि अब उस पर हाथ डालने का मतलब है हाथ को जला लेना। क्योंकि अगर पुतिन ने फिनलैंड पर अटैक किया तो उनका सामना केवल फिनलैंड की सेना से नहीं बल्कि पूरे का पूरे नेटो की भारी भरकम सेना से होगा, जिससे लड़ना पुतिन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन इसी वजह से गुस्से में, क्योंकि नेटो उनके दरवाजे पर खड़ा है। क्योंकि फिनलैंड की सीमा से रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर केवल 400 किलोमीटर दूर है। यही नहीं, नेटो की सेना पोलैंड में भी बैठी हुई है। मतलब रूस के दो पड़ोसी उसके दुश्मन अमेरिका की छत्र छाया में बैठे हैं, जिसे रूस की विपक्षी पार्टियां पुतिन की हार मान रही हैं। क्योंकि रूस ने फिनलैंड को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई, लेकिन वो फिनलैंड को नेटो का हिस्सा बनने से रोक नहीं पाया। और यही बात पुतिन की अपने ही देश में फजीहत का कारण बन गई। क्योंकि रूस में विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता ने बयान दिया कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस की हार की निशानी है, क्योंकि रूस के पड़ोसियों को उस पर भरोसा नहीं रहा। रूस के ही एक जानकार ने बयान दिया कि फिनलैंड नेटो का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन यूक्रेन जंग ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। हालांकि रूस में पुतिन का साथ देने वाले लोग भी हैं। वहाँ के बहुत सारे लोगों ने फिनलैंड के खिलाफ बयान दिया और उसके फैसले को उसके अंत की शुरुआत माना। पुतिन को यूक्रेन जंग में जीत का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही फिनलैंड ने उन्हें एक ऐसा झटका दे दिया जो किसी हार से कम नहीं है। क्योंकि बाइडेन पुतिन की नाक के नीचे से उनके एक पड़ोसी देश को ले उड़े और रूस कुछ नहीं कर पाया, जबकि फिनलैंड ने पिछले ही महीने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दे दिया था। मतलब पुतिन कई महीनों से जानते थे कि फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता था। हालांकि तुर्की की वजह से उसे नेटो का सदस्य बनने में करीब 10 महीने लग गए, लेकिन आखिरकार पूरे तामझाम के साथ नेटो चीफ ने फिनलैंड का नेटो में स्वागत किया, जिसके बाद रूस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगा। क्योंकि रूस और फिनलैंड 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। फिनलैंड नेटो देशों को बाल्टिक और आर्कटिक सागर में एंट्री लेने का रास्ता भी देता है, जिससे उसे रूस की चौतरफा घेरेबंदी का चांस मिल जाता है। और फिनलैंड रूस से दो हाथ करने के मूड में आ चुका है, क्योंकि जून में वो पहली बार नेटो के सदस्य की हैसियत से एक बड़ी ड्रिल का हिस्सा बनेगा और यूरोप में उसकी सेना पुतिन को आंखें दिखाएगी। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहां एक दिन पहले 2 गुटों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव और आगजनी शुरू हो गई और बाद में यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, जिनमें 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोग अफवाह वगैरह फैला रहे हैं। अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है, शहर में शांति। दोनों ओर से हुई मारपीट और पथराव में 4 लोग घायल भी हुए। इस बीच रूस के खिलाफ जंग जीतने के लिए यूक्रेन ने उसी के Tu-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को हथियाने की कोशिश कर दी, जिसका दावा एक रिपोर्ट में किया गया। दावे के मुताबिक इसके लिए यूक्रेन ने फुल प्रूफ प्लान भी बनाया, लेकिन उसकी इस साजिश को रूस ने नाकाम कर दिया और यूक्रेन के इरादे पर पानी फेर दिया। रूस ने Tu-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के उस पायलट को ढूंढ निकाला, जिसकी मदद से वो जंग में रूस के खिलाफ उसी के घातक बॉम्बर का इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे अमेरिका भी खौफ खाता है। रूस का ये Tu-22M3 बॉम्बर एयरक्राफ्ट परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है। इसका पता कोई रेडार सिस्टम भी नहीं लगा सकता और ये किसी भी युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। यूक्रेन ने इसे हथियाने के लिए रूस के उस पायलट को मोटी रकम का लालच दिया था, मगर इससे पहले कि वो यूक्रेन की सीमा में एयरक्राफ्ट उतार पाता, रूस ने उसे ढूंढ निकाला। उधर अमेरिका जंग लड़ने के लिए अपने दुश्मन और इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन की राह पर चलता दिख रहा है। अमेरिका तोप का ऐसा गोला बना रहा है जो इतना दमदार होगा कि कई मिसाइलों को भी पछाड़ देगा। सद्दाम हुसैन भी ऐसी सुपर गन यानी बड़ी तोप बनाने की कोशिश में थे जो 1000 किलोमीटर दूर एक गोले दागने की ताकत रखती है। हालांकि अमेरिका की तोप ने टेस्ट में 1000 किलोमीटर तो नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर का फासला तो तय कर ही लिया। इस गोले को बना रही डिफेंस कंपनी BAE सिस्टम्स ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में अमेरिका ने 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले तोप के जिस गोले का टेस्ट किया, वो 109 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद अपने टारगेट पर जाकर फटा। जबकि अमेरिका के पास 155 मिलीमीटर के जो दूसरे गोले हैं, उनकी रेंज इसके आसपास भी नहीं। यानी अमेरिका की कोशिश तोप के गोलों को मिसाइल की तरह दागने की है। इधर बिहार के जमुई में CRPF जवानों की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस हादसे की वजह से उस गाड़ी में मौजूद 4 जवान घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई गई। CRPF जवानों की गाड़ी उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब एक गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया, जिसकी वजह से CRPF जवानों की गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस बीच दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने परमाणु बॉम्बर B-52 को उत्तर कोरिया की हवाई सीमा में उड़ाकर किम जोंग उन को दहशत में डाल दिया। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया नए परमाणु मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में है।
जिसके बाद किम जोंग उन को कड़ा संदेश देने के लिए ही बाइडेन ने B-52 बॉम्बर उत्तर कोरिया पहुंचाए। ये बॉम्बर वहां दक्षिण कोरिया के साथ जारी युद्धाभ्यास के लिए पहले से मौजूद थे और जब उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की खबर सामने आई तो अमेरिका ने इन्हें उड़ाकर किम जोंग उन को चेतावनी दे दी, क्योंकि महीने भर पहले ही किम जोंग उन की बहन ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। और महीने भर बाद एक और परमाणु मिसाइल का परीक्षण दक्षिण कोरिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए अमेरिकी फौज ने इस सैन्य अभ्यास को बढ़ाने का फैसला भी लिया था। हालांकि उत्तर कोरिया फिर भी मिसाइलों की टेस्टिंग से बाज नहीं आया, जिसके बाद अमेरिका ने अपने शक्तिशाली B-52 बॉम्बर को उड़ाकर उसे हद में रहने की चेतावनी दी। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी। यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा। अब उनकी जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें गिरफ्तार किया था। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहे एक अफसर ने उनके कई राज खोल दिए। यूक्रेन पर हुए हमले के विरोध में उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में अपना देश छोड़ दिया था और अब उन्होंने पश्चिमी मीडिया से बातचीत में पुतिन के कई राज खोले। ग्लेब कराकुलोव नाम के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया कि पुतिन मोबाइल फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, साथ ही हवाई जहाज से सफर करने से भी वो बचते हैं। Вот, а тут, получается, находясь на территории другого государства, то есть, उन्होंने पुतिन को युद्ध अपराधी तक बता दिया। Преступником, хоть я и не участвую именно в военных таких действиях, но यानी कभी पुतिन के वफादार रहे ये अफसर अब खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनके बारे में वो राज खोल रहे हैं जो काफी कम लोगों को पता है। ग्लेब कराकुलोव 2009 से 2022 तक पुतिन की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे, जो पिछले साल परिवार के साथ तुर्की के रास्ते लंदन पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में पुतिन के डर का जिक्र किया। इसलिए रूस को इस बात का शक है कि कहीं वो दुश्मनों से मिलकर पुतिन और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी लीक न कर दें, क्योंकि वो पुतिन के उस सुरक्षा घेरे का हिस्सा थे जहां तक कुछ चुनिंदा लोगों की ही पहुंच थी। इसलिए रूस को उनसे खतरा महसूस हो रहा है। खतरा इसलिए भी क्योंकि वो पुतिन की सुरक्षा टीम में करीब 13 साल तक रहे। इधर चीन से तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईगुंडा एयरबेस पर अगले हफ्ते अमेरिका और भारत की वायुसेना का बड़ा अभ्यास शुरू होगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस, रफाल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच कोप इंडिया नाम से यह अभ्यास 10 अप्रैल से शुरू होगा, जो 21 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों के लड़ाकू विमान बंगाल के जिस कलाईकुंडा एयरबेस से उड़ान भरेंगे वो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि ये एयरबेस LAC से ज्यादा दूर नहीं है। यानी वहाँ से चीन की हरकतों का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। यही वजह है कि 11 दिनों तक अमेरिका और भारत के बीच होने वाले इस अभ्यास पर चीन की भी निगाहें होंगी, क्योंकि ताइवान पर अमेरिका के साथ चीन की तनातनी बढ़ती जा रही है। उधर दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 2 बदमाशों ने पुलिस वाले की पकड़ से भागने की कोशिश की। बदमाशों को भागने का CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश पुलिस से बचकर भागता दिखा और इसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार वहां आ गया। बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने ही वाला था कि पुलिस का जवान बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया, लेकिन बदमाश के हाथ में पिस्तौल भी थी। वो डराने के लिए पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया, लेकिन सामने उसे पकड़ने के लिए पुलिस का जवान भी तैयार था। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद कर दिया। इजराइल के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद में कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से उस पर कई रॉकेट दागे गए, जिससे बौखलाई इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमों की बारिश कर दी। इजराइल की इस कार्रवाई से वो इलाके थर्रा उठे। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि गाजा पट्टी में चरमपंथी संगठन हमास का एक ठिकाना तबाह हो गया। इन हमलों के कई घंटों बाद तक गाजा पट्टी में जगह जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाया कि वहां मौजूद कुछ शरणार्थी शिविरों को भी इन हमलों से नुकसान पहुंचा। इधर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष को झटका लगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इस तरह से इस मामले को सुन सकती है और ना ही निर्देश दे सकती है। विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने साफ कर दिया कि नेताओं की गिरफ्तारी का नियम आम लोगों से अलग नहीं हो सकता। साथ ही ईडी या दूसरी जांच एजेंसी को किसी मामले की जांच और गिरफ्तारी से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि अगर किसी को दिक्कत है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। उधर ईरान में छात्राओं पर हो रहे जहरीली गैस के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर वहां के स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं को अचानक अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इन सभी छात्राओं को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। मसला केवल इन 20 छात्राओं का नहीं है, बल्कि पूरे ईरान की छात्राओं का है।
क्योंकि लड़कियों के स्कूलों में जहरीली गैस के हमले नवंबर महीने से हो रहे हैं। मार्च में तो खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमलों के दोषी को सजाए मौत देने की बात कह दी थी। उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और हमलों की घटनाएं बंद हो गई। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले, छात्राओं की जान पर फिर मुसीबत आ गई। स्कूलों के खुलते ही जहरीली गैस के हमले में 20 छात्राओं को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और छात्राओं के दिलों में फिर डर पैदा हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक ईरान की जांच एजेंसियों के पास इन हमलों से जुड़ी कोई अहम जानकारी नहीं है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चल पाया कि इन हमलों के पीछे कौन है। इसलिए एक बार फिर माना जाने लगा है कि ये हमले ईरान में लड़कियों को डराने के लिए किए जा रहे हैं। दावा यह है कि लड़कियों को स्कूल भेजने से रोकना ही इन हमलों का मकसद है। अब तक ईरान की 5000 छात्राओं पर इस तरह के केमिकल अटैक हो चुके हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में हुए आंदोलन ने कुछ महीने पहले सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका स्कूली छात्राओं की थी, जिन्होंने कैमरे के सामने खुलेआम हिजाब जलाए थे। माना जा रहा है कि ईरान में छात्राओं से अब उसी आंदोलन का बदला लिया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने काला सागर में अपने जंगी जहाजों की संख्या बढ़ाकर 15 कर दी। इन 15 जंगी जहाजों में 6 तो खतरनाक मिसाइलों से भी लैस हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की बाढ़ आ सकती है। क्योंकि जंग में अब तक रूस ने कभी भी एक साथ मिसाइलों से लैस इतने जंगी जहाज काला सागर में नहीं भेजे थे और इसीलिए यूक्रेन में इस बात का खौफ बढ़ गया कि जल्द ही उसके कई शहरों पर बड़ा हमला होगा। कहा जा रहा है कि यह हमला ठीक वैसा ही होगा जैसा जंग की शुरुआत में हुआ था, जब काला सागर से दागी गई कलिब्र मिसाइलों ने यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मचा दिया था। और इस बार भी रूस इन्हीं मिसाइलों से ही यूक्रेन को दहलाना चाहता है। खबर के मुताबिक रूस ने कुल 15 जंगी जहाजों में 6 पर 40 कलिब्र मिसाइलों को तैनात किया है, जो आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि अगर इनसे हमला हुआ तो फिर यूक्रेन को अपने शहर बचा पाना मुश्किल होगा। इधर गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सभी राज्यों को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश जारी किए। कुछ दिन पहले रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में भड़की हिंसा को देखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे और कहा गया कि सभी राज्य हनुमान जयंती के मौके पर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। साथ ही राज्यों को ये निर्देश भी दिए गए कि वो कानून व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें, ताकि कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे शांति भंग होने का खतरा पैदा हो। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुस गई और वहां रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे लोगों पर टूट पड़ी। पुलिस की पिटाई से कम 14 फिलिस्तीनियों के घायल होने की खबर है, लेकिन इजरायल इस हिंसा के लिए फिलिस्तीन को ही कसूरवार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि शुरुआत फिलिस्तीन ने की। इजरायल का आरोप है कि नकाबपोश फिलिस्तीनी पटाखे, पत्थर और लाठियां लेकर मस्जिद में दाखिल हुए, इसलिए उसे एक्शन लेने के लिए मस्जिद में घुसना पड़ा। इजरायल ने 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने लोगों पर इजरायल के एक्शन से फिलिस्तीन आग बबूला है। उसने इजरायल को धमकी दी है कि अगर उसने लक्ष्मण रेखा लांघी तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते कुछ वक्त से जो हिंसा हो रही है वो भयानक शक्ल लेती जा रही है। एक बार फिर इजरायल वर्सेस फिलिस्तीन हो सकता है, क्योंकि 2 साल पहले 2021 में भी इसी अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की वजह से इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच जोरदार लड़ाई हुई थी। दोनों 10 दिन तक लड़े थे, लेकिन इस बार आर या पार का युद्ध छिड़ सकता है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजरायल की पुलिस यरूशलेम के पुराने शहर में मौजूद अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुसती दिखी, मगर उसके कदम पड़ते ही मस्जिद में पटाखों पर पटाखे पट पड़े। इजरायल की पुलिस का कहना है कि उसके मस्जिद में एंट्री लेते ही उस पर पत्थर फेंके गए। यहां तक कि फिलिस्तीन के लोगों ने उस पर पटाखे भी छोड़ दिए। अपनी बात साबित करने के लिए इजरायल की पुलिस ने मस्जिद से बरामद किए गए पटाखे भी दिखाए और सामने आए एक दूसरे वीडियो में अल अक्सा मस्जिद के अंदर मुंह ढके कुछ लोग पटाखे जलाते हुए भी नजर आए। लेकिन यरूशलेम के पुराने शहर में हिंसा कोई नई बात नहीं। वहां आए दिन इजरायल के यहूदी और फिलिस्तीन के मुसलमान भिड़ते रहते हैं। क्योंकि यरूशलेम का पुराना शहर आज से नहीं बल्कि अरसे से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है। 1967 से यरूशलेम के पुराने शहर पर इजरायल का कब्जा है और यरूशलेम के उसी पुराने शहर में अल अक्सा मस्जिद है, जिसे मुसलमान मक्का और मदीना के बाद अपना तीसरा सबसे अहम धार्मिक स्थल मानते हैं। दिक्कत यह है कि जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजरायल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेम्पल माउंट है। और रमजान का महीना तो चल ही रहा है, अब यहूदियों का त्योहार पासओवर भी शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है यहूदी अपने त्योहार पर टेम्पल माउंट जाते ही। लेकिन इजरायल का आरोप है कि यहूदियों को वहां आने से रोकने के लिए फिलिस्तीन के लोग पटाखे, लाठियां और पत्थर लेकर मस्जिद के अंदर घुस गए और उन्होंने मस्जिद को अंदर से बंद कर दिया। इसलिए इजरायल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में घुसी और उसने वहां लोगों पर काबू पाने के लिए स्टन ग्रेनेड दाग दिए। वो लोगों को डंडों और राइफल से पीटती हुई भी नजर आई। इजरायल की पुलिस ने इतनी मारपीट की कि महिलाओं की चीखों के शोर से पूरी मस्जिद गूंज उठी।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से घुसपैठ का दावा किया। उसने दावा किया कि दोनों पड़ोसी देशों ने पाकिस्तान में आतंकवादी भेजे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला कर दिया और कुछ सैनिक मार गिराए। पाकिस्तान ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान से आने वाले आतंकवादी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं, जिन्हें रोकने के लिए बॉर्डर पर नाइट विजन वाले स्नाइपर तैनात किए गए हैं जिन्होंने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। यह दावा पाकिस्तान की सेना ने किया। सबूत के तौर पर उसने वीडियो भी जारी किया। वैसे इससे पहले पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर तैनात करने की जानकारी दी थी, लेकिन अब की बार उसने वीडियो जारी करके ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर नाइट विजन स्नाइपर तैनात करने की जानकारी दी। वीडियो में रात के अंधेरे में कुछ लोग सीमा पर चहलकदमी करते दिखे, लेकिन अचानक उन पर गोलियों की बारिश होने लगी। तड़तड़ाहट के बीच कुछ लोग उल्टे पांव लौट गए, जबकि एक शख्स को गोली लग गई और वो वहीं गिर पड़ा। इस वीडियो में लगातार फायरिंग की आवाज सुनाई देती रही। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि वीडियो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का है और उसने वहां से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को चुन चुन कर मार डाला, क्योंकि उसने बॉर्डर पर नाइट विजन स्नाइपर तैनात कर दिए हैं जो रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान सकते हैं और उनको वहीं गोलियों से भून सकते हैं। पाकिस्तान ने यह फैसला आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लिया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान में आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ चुकी है, जिन्हें रोकने के लिए वहां नाइट विजन वाले स्नाइपर तैनात किए गए। क्योंकि उनके पास ऐसी राइफल होती है जिसमें नाइट विजन डिवाइस लगा होता है जो रात में बिना किसी रोशनी के देखने में मदद करता है और अंधेरे में सामने वाले की तस्वीर उभार देता है, जिसके बाद दूर बैठा शूटर उस पर गोलियां बरसा देता है। पाकिस्तान की सेना को केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान से भी आतंकवादियों के घुसने की आशंका है। उसका कहना है कि आतंकवादी रात में चोरी छिपे घुसते हैं और दिन में पाकिस्तान को दहला देते हैं। यानी जो पाकिस्तान भारत में घुसपैठ के लिए आतंकवादी भेजता था, वही पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ से डरा हुआ है, या यूं कहें कि पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगत रहा है। क्योंकि तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। उसे डर है कि अफगानिस्तान से ही नहीं बल्कि ईरान से भी आतंकवादी पाकिस्तान में घुस रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान करीब 2500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ड्यूरन लाइन कहते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उस हिस्से से गुजरती है जहां पश्तून और बलोच समुदाय के लोग रहते हैं। जबकि ईरान के संग पाकिस्तान करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो ईरान के सिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को अलग करती है। और पाकिस्तान को शक है कि इन्हीं रास्तों से लगातार आतंकवादियों की पाकिस्तान में एंट्री हो रही है, खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों की एंट्री। रही बात ईरान की, तो पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान से आने वाले आतंकियों ने भी उसे खूब परेशान किया और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल पर अटैक कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। रही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, तो उसने तो पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती में भी दरार डाल दी। यही नहीं, टीटीपी ने डंके की चोट पर एक नक्शा जारी किया जिसमें उसने पाकिस्तान की 42 जगहों पर अटैक का दावा किया और बताया कि हमलों में 58 लोगों की मौत हुई और 72 घायल हुए। टीटीपी ने पाकिस्तान के सरकारी अफसरों से हथियार लूटने का दावा तक कर डाला। मतलब पाकिस्तानी तालिबान कहे जाने वाले टीटीपी के आतंकी खुद अपने किए का ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना की थूथू भी हुई और उसकी नींद भी उड़ी। जिसके बाद उसने आतंकियों को मारने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर रात में हमला करने वाले शूटर तैनात कर दिए और खुद उसका वीडियो भी जारी कर दिया। इधर दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 2 बदमाशों ने पुलिस वाले की पकड़ से भागने की कोशिश की। बदमाशों के भागने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश पुलिस से बचकर भागता दिखा और इसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार वहां आ गया। बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने ही वाला था कि पुलिस का जवान बिल्कुल उसके करीब पहुंच गया, लेकिन बदमाश के हाथ में पिस्तौल भी थी। वो डराने के लिए पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया, लेकिन सामने उसे पकड़ने के लिए पुलिस का जवान भी तैयार था। इसके बाद पुलिस का जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और बदमाश को काबू में करने की कोशिश की। फिर हाथापाई के बाद दोनों जमीन पर गिर गए, लेकिन आखिर में पुलिस बदमाश को पकड़कर थाने ले गई। निहाल विहार थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज की बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक अहमद ने आईफोन का सहारा लिया। दावा है कि इन्हीं फोन के जरिए अतीक ने उमेश पाल पर गोलियां चलाने वाले शूटरों से बात की और आईफोन की फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल किया ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। पुलिस का दावा है कि उसके लिए उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक साथ 10 से ज्यादा आईफोन खरीदे और शूटरों तक पहुंचाए। इन्हीं आईफोन के जरिए अतीक अहमद ने शूटरों से बातचीत की। पुलिस ने दावा किया कि अतीक के सभी साथियों के नाम कोडवर्ड में रखे गए ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। लेकिन जब पुलिस ने अतीक अहमद के प्रयागराज में मौजूद घर पर छापा मारा तो वहां से एक आईफोन बरामद हो गया, जिससे उसके इस प्लान का पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक अहमद समेत सभी लोगों के नाम कोडवर्ड में रखे गए थे ताकि पकड़े जाने पर उनकी पहचान न हो पाए। हालांकि पुलिस ने इस गुत्थी को भी सुलझा लिया और दावा किया कि इसके लिए अतीक की आईडी बड़े नाम से बनाई गई और फिर आईफोन गुजरात की साबरमती जेल तक पहुंचाया गया।
वहीं बरेली जेल में मौजूद अशरफ की आईडी छोटे नाम से बनाई गई। इसके अलावा शूटर अरमान की आईडी बिहारी नाम से बनाई गई। साथ ही अतीक के बेटों के भी खुफिया नाम रखे गए। आरोप है कि इन्हीं आईफोन के जरिए आपस में बातचीत कर इन लोगों ने उमेश पाल के कत्ल की प्लानिंग की, जिसे शूटरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को सौंपी गई थी, जिसने करीब 10 से ज्यादा आईफोन और हथियार शूटरों तक पहुंचाए, जिनके जरिए उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बीच गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा। उसके करीबी अब्दुल कवी ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अब्दुल कवी को अदालत ने जेल भेज दिया। विधायक राजूपाल हत्याकांड का आरोपी अब्दुल कवी पिछले 18 साल से फरार था। बीएसपी विधायक राजूपाल की 2005 में यूपी के कौशाम्बी जिले में हत्या हुई थी। उधर गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री की तारीफ की और राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं में एक, जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। और अब उन्होंने अपनी आत्मकथा के जरिए फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस के नाम एक पूरा चैप्टर लिखा और उसका नाम रखा द ग्रैंड ओल्ड पार्टी, ब्लूपर्स एंड बॉम्बास्ट। इस चैप्टर में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेताओं को चापलूस और अनुभवहीन तक बताया और राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर उंगली उठाई। वो लीडर नहीं है जो क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करे। एक और बात जिसने चर्चा बटोरी वो है आजाद की किताब में पीएम की तारीफ। फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त। वैसे आजाद राज्यसभा में भी पीएम की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अपनी किताब में उन्होंने उनका फिर से जिक्र किया और राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल उठाए, जो कांग्रेस के लिए झटका है क्योंकि उसी के पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री की तारीफ के पुल बांध दिए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में 9 साल की बच्ची के रेप और हत्या के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया कि कत्ल के बाद हत्यारे ने उसके 10 टुकड़े किए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये खबर सुनकर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कलेक्टर के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया गया कि मासूम बच्ची 29 मार्च को लापता हुई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में केस दर्ज करवाया। बाद में एक बोरे में उसके शव के टुकड़े मिले। उधर पानी की एक एक बूंद को तरसने का खतरा दिखते ही पाकिस्तान की सारी अकड़ ढीली हो गई। भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था, क्योंकि सिंधु जल संधि का पाकिस्तान लगातार उल्लंघन कर रहा था। सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी और इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में हुआ था। सतलज, ब्यास और रावी नदियां भारत के हिस्से में आईं, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं। लेकिन समझौते के बार-बार उल्लंघन के बाद भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया था। अगर इस नोटिस का जवाब पाकिस्तान न देता तो उसके हिस्से का पानी रोका जा सकता था। मतलब ये कि भारत के पास समझौता खत्म करने का अधिकार हो जाता और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ जाता। लेकिन पाकिस्तान ने जवाब देते हुए कहा कि वो भारत की हर शिकायत को गंभीरता से सुनने के लिए तैयार है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस की हिरासत से लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी भाग निकले। दोनों पिछले साल हुए एक ग्रेनेड ब्लास्ट के केस में आरोपी हैं और इसी मामले में वो पुलिस की हिरासत में थे। दोनों आतंकियों के फरार होते ही बारामूला में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और उनकी तलाश तेज कर दी। उन्हें जल्द पकड़ने के लिए पूरे शहर को सील कर दिया गया। उधर नेटो से बढ़ते दबाव के बीच रूस ने अब बेलारूस को अपने सबसे घातक इस्कंदर मिसाइल दी और बेलारूस के सैनिकों को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी गई, जिसका ऐलान खुद रूस के रक्षा मंत्री ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल दी है। कम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत का खौफ पश्चिमी देशों में भी है, क्योंकि इस्कंदर M में परमाणु हमले करने की क्षमता है, जिसकी रफ्तार मैक 5 से ज्यादा है और जो 500 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल देने के फैसले के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया। असल में नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद से रूस भड़का हुआ है, जिसकी लंबी सीमा रूस से जुड़ी हुई है। रूस अपनी सीमा पर नेटो की बढ़ती ताकत का जवाब देने के लिए ही बेलारूस में हथियार जुटा रहा है, ताकि नेटो से युद्ध की सूरत में बेलारूस की धरती से मध्य यूरोप तक नेटो सदस्य देशों पर मिसाइल दागी जा सके। इधर 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के फायदे जनता को बताने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मई में 9 साल पूरे करेगी और इस मौके पर पूरे देश को सरकार की योजनाओं के फायदे के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार अलग अलग माध्यम से अपनी उपलब्धियों के सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट के बारे में बताने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब ये है कि आम लोगों को ये बताया जाएगा कि उन तक योजनाओं का सीधा लाभ ही नहीं पहुंचा, बल्कि उनकी जिंदगी पर उसका दूरगामी असर भी पड़ा। या यूं कहें कि उन्हें योजना का तुरंत फायदा तो मिला ही, आने वाले वक्त में भी किसी न किसी रूप में उनकी जिंदगी पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। और ब्रिटेन उधर उसके यहाँ बच्चों का यौन शोषण करने वाले पाकिस्तानी मूल के नागरिकों पर एक्शन में आ गया। उसने उन पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बना दी।
ताकि पाकिस्तान मूल के अपराधियों को भी सजा दी जा सके। ब्रिटेन में पाकिस्तान मूल के कई पुरुष छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर पहले अपना दोस्त बनाते हैं और फिर उनका यौन शोषण करते हैं, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने से बचती है। पुलिस को डर रहता है कि अगर उसने कार्रवाई की तो उस पर नस्लवाद का आरोप लगेगा। मगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस टास्क फोर्स बना दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के रामबन में एक आतंकी ठिकाने पर कार्रवाई की गई, जिसे सेना और पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया और जंगल के बीच बने इस आतंकी ठिकाने पर पहुंच गए। पुलिस और सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। इधर दिल्ली में पद्म पुरस्कार बांटे जाने के दौरान हस्तशिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उनके मुताबिक उन्हें यूपीए के शासन में ही पद्मश्री पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कई साल तक इंतजार भी किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने उम्मीद खो दी थी। उसके बाद वो खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए या हमको नहीं दे, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न ये तूफान ही अपने कभी तेवर बदलते हैं, न इनके खौफ से अपना कभी हम घर बदलते हैं। सौबात की एक बात कही अशोक ने, न मन में खौफ शीशों के, न पश्चाताप में पत्थर। न शीशे ही बदलते हैं, न ये पत्थर बदलते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।